चलो क्वेश्चन नंबर 4। सही इसे एज अ कांस्टेंट फोर्स नहीं समझ सकते। नहीं, स्पीड हमें पे डिपेंड एक्सप्रेशन करती की है। जरूरत नहीं है इस एक्सप्रेशन की, वो डैम्पिंग वाला एक्सप्रेशन है। बस ये समझना है कि अगर विस्कस फोर्स है तो कोई चीज ऐसे मूव कर रही है तो इधर जा रही है तो रोक रहा है, इधर जा रही है तब भी रोक रहा है, तो Discuss हमेशा नहीं रोक ही लेना रहे है। तो प्रोसेस स्लो हो जाएगी, जी सर। तो टाइम पीरियड इफेक्ट बढ़ जाएगा। लेकिन एम्पलीट्यूड भी तो कम हो जाता है। हाँ तो वो एम्पलीट्यूड पे तो डिपेंड ही नहीं करता ना टाइम पीरियड। वो भी आता है। अरे ये बनेगा a e टू दी पावर माइनस bt बाय 2m BT/m इनटू साइन ओमेगा t प्लस 5। तो टाइम पीरियड तो इससे आएगा ना। टाइम पीरियड क्या है, ये वाला। तो और ये वाला जो निकलता है ना, ये ओमेगा स्क्वायर माइनस सम कांस्टेंट स्क्वायर ऐसा बनता है। हाँ अंडर रूट, हाँ अल्फा होता था वहाँ पे। हाँ ठीक है, ऐसा बनता है, तो बस घट जाएगा। हाँ तो विस्कस फोर्स नहीं लेना है ना। हाँ, तो नहीं लेना तो टाइम पीरियड घट गया ना, वो तो अंडरस्टूड है। हम कब की बात कर रहे हैं, जब विस्कस है तो टाइम पीरियड हाई है। आवाज ही समझ नहीं आ रही, माइक बंद है तुम्हारा। तब विस्कस फोर्स नहीं था ना। हाँ तो सही तो आंसर दिया है। विस्कस अरे फोर्स हाँ, होगा समझाने तो का स्लो होगा ना, टाइम पीरियड ज्यादा आएगा। तो इनिशियली विस्कस था तो t1 इज मोर देन t2। हाँ सर। सर ये एक्सप्रेशन याद रखना है या इसको आपने बताया पहले कभी? मैंने वो वीडियो दिया था उसमें बताया था। हाँ डैम्पिंग वाला। अभी रुको, क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ। 5 हुआ। यस सर, अच्छा, हो गया। एंगल सर बड़ा लेकिन बहुत है, गंदा था। एंगल बड़ा है तो आप d sin थीटा को d tan थीटा नहीं नहीं लिख लिख सकते, सकते। तो नहीं dy लिख बाय सकते। डी नहीं लिख सकते। हम्म, तो यहाँ पाथ डिफरेंस d sin थीटा लिख के ही छोड़ देंगे। और sin थीटा 1/2 है तो d बाय 2, ये 0.3 mm है। हाँ 0.3 mm मतलब 2 लैम्डा, नहीं 2 कितना, नहीं 0.3 mm 500 नैनोमीटर है, इंटू 10 पर -3 था। 5000 एंगस्ट्रॉम, 10 पर -9 10/2। तो सर 600। बाय 2 हाँ। अब लिखें, ये तो डी बाय लैम्डा लिखा है 600 लैम्डा। तो ये 600 लैम्डा हो गया। तो ऊपर 300 लैम्डा, नीचे 300 लैम्डा, एक कॉमन आ जाएगा। हाँ एक बीच का, तो 601 लैम्डा। जैसे ही होगा ना। नहीं हाँ 300 डेली होगा। ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट है, पर आधे मतलब कब ओपन होगा? ब्रैकेट है, 300 और 300 दोनों हट जाएंगे। अरे यार ये हाँ देखो सर, ओपन ब्रैकेट है, हाँ सर समझ गया। समझ गया ना। तो हाँ 300 लैम्डा से 300 लैम्डा ये आएगा, तो 599 ऐसे ही होगा ना सर, वो इन्फिनिटी के जा रहा होगा वो। नहीं इन्फिनिटी नहीं जा रहा होगा, ओपन ब्रैकेट है इसलिए। 30 डिग्री पे इन्फिनिटी कैसे हो जाएगा, 90 डिग्री नहीं इन्फिनिटी। अच्छा ओपन ब्रैकेट है इसलिए। क्लोज्ड होता तो 601 आंसर आता। सर इसको वैसे नहीं कर सकते, पहले हम देख लेते 30 डिग्री में कितने बीटा आ जाएंगे। नहीं, फ्रिंज विथ वेरिएबल है, थीटा बड़ा है ना। मतलब ये थीटा तो वो है ना, कितने पार्ट में देखना है। अरे तो फ्रिंज विथ कब कांस्टेंट होती थी, जब tan थीटा टेंडिंग टू 0 होता था, जब हम इसको y/d लिख देते थे। ओके अब हम यही नहीं लिख पाएंगे तो फ्रिंज विथ कैसे अच्छा, कांस्टेंट वो आएगी। पास के लिए। ओके सर। समझ गया ना। देखो डेल्टा n लैम्डा होता था, डेल्टा हमारा d sin थीटा है n ठीक है। लैम्डा। अब अगर sin थीटा को dy/d लिख दिया तो लैम्डा और y लीनियर है, और अगर लीनियर है तो फ्रिंज विथ हाँ। कांस्टेंट है। लेकिन अगर सोचो हम tan थीटा लिखते तो ये कुछ ऐसे बनता, अब तो लीनियर नहीं है, नहीं। तो अब फ्रिंज विथ भी कांस्टेंट नहीं होगी, ओके सर। है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इसमें ये याद रखना था कि वेलोसिटी का फंक्शन ओमेगा a स्क्वायर माइनस वेरीफाई हो गया था। ये होता है। दो इक्वेशन छाप दो, एक बार वेलोसिटी 30 है, x की वैल्यू 8 है, एक बार वेलोसिटी कितनी है 16, x की वैल्यू 15, डिवाइड कर दो एम्पलीट्यूड निकल आएगा। ठीक है, वरना एक साइन वाला दूसरा कॉस ही दिख रहा था। या ओमेगा हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, शायद इससे भी हो सकता है निकल आए।
इसी से आ गया था दोनों से है ना? कांस्टेंट। हाँ सर। नीचे वाला एक्सप्रेशन क्या था? v is equals to root ओमेगा स्क्वायर माइनस अरे यही नहीं होता सर वो तो पेमेंट हो जाएगा ना ओमेगा sin थीटा। तो तो sin थीटा cos वही तो है, वही हाँ, तो वही है तो। ओमेगा इनटू sin थीटा, सही है ओमेगा ही कॉमन लो, वही बन जाएगा। एक्स अगर a cos थीटा है हम्म। तो v ओमेगा ए sin थीटा होगा, हम्म। और और जो 1 sin थीटा माइनस की वैल्यू यही होगी। अच्छा ओके समझ गया सर। एलिप्स इक्वेशन बना दी। सही है यस सर क्वेश्चन नंबर 7 चिल है, याद दिलाने के लिए ससेप्टिबिलिटी यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। सर वो फेरोमैग्नेटिक भी सेम ही होता है। नहीं, पैरामैग्नेटिक। फेरो में ऐसा नहीं है, फेरो में तो फिर सीधे ये होगा, एक क्रिटिकल टेम्परेचर आएगा जिस पे एकदम से फेरो पैरा में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ आगे है इसका क्वेश्चन एक। 8th चल है। सर इसमें कितना क्लोज Answer दिया था सर चलिए आंसर? बट क्लोज थे ऑप्शंस आंसर। काफी क्लोज है। हाँ तो 54 भी रहा था। 54 निकाल के आ गया 53 था। 53 पॉइंट समथिंग 54 पॉइंट समथिंग। बट एक आइडिया ये लग गया था कि किलोमीटर पर आवर में है ना, तो 5/18 से प्रोबेबली डिवाइड हो जाना चाहिए 54। वाह, तो सर वेरीफाई भी हो गया था, आंसर वही निकला था। चलो हमने अप्रोक्सीमेटली पूछा। 9th क्वेश्चन। चल है, ये तो रिपीट है। हो गया। ठीक है, इसमें आगरा और चीनी में डिफरेंस क्या है? एक नेगेटिव है ना, नेगेटिव है ना, लेकिन नेगेटिव तो लगा है इसमें, देखो उसमें डिफरेंस फेज क्या है? का, वो भी फेज मतलब का। साइन पाई का अंतर है ना इसमें, फेज का। ये माइनस अंदर भेजोगे पाई बन जाएगा। पहला वाले में पहला वाला जो है x इक्वल टू 0 छाप के इक्वेशन देखो, x इक्वल टू 0 इसमें छापो, कितना बना 6 sin 5t, ये इंसिडेंट वेव हो गई। हाँ। अब ट्रांसमिटेड होगी 6 की जगह कुछ 6 डैश कुछ और आ जाएगा, लेकिन हाँ, ये नया जो ये समझ गए, लेकिन कोई फेज नहीं आएगा। लेकिन रिफ्लेक्टेड जब करोगे तो यहाँ एम्पलीट्यूड कुछ और आ जाएगा और साइन ये 5t प्लस पाई बनेगा। हाँ हाँ बिल्कुल। x इक्वल टू 0 छापने पे ये टर्म नेगेटिव आएगा। हाँ। तो x इक्वल टू 0 छापने पे नेगेटिव यही आ रहा है बस, और तो कोई आया ही नहीं। हाँ नहीं, सर, बॉम्बे भी आ रहा है, बॉम्बे भी आ रहा है। वो अब two आगरा आसमानी- बॉम्बे में two एम्पलीट्यूड आ- चेक करना पड़ेगा, तो फॉर्मूला इसलिए पहले एम्पलीट्यूड ही निकाल लिया था। तो इसमें मुझे पूछना था कि जब हम उल्टी साइड को वेव ले जाएं तो x में नेगेटिव लगाएं कि t वाले टर्म में नेगेटिव हाँ, लगाएं? इसीलिए मैंने बोला हमेशा x इक्वल टू 0 छापो, जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन हुआ है उसकी वैल्यू छाप दो। अब सिर्फ t का फंक्शन रहेगा, हाँ हाँ अब कंफ्यूजन खत्म हो गया। सर एक चीज छोटी सी और पूछनी थी, जो रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड का जो फॉर्मूला होता है ना C2 - C1 वाला, हाँ हाँ, उससे एम्पलीट्यूड नेगेटिव आ गया तो मैंने तो वही मान के चिन्ह लगा दिया था। मेरे को थोड़ा डाउट हो गया था। नहीं तो G1 तुमने निकाल- यहाँ चेंज नहीं किया ना, एम्पलीट्यूड नेगेटिव आया तो यहाँ लगा दिया, ये नहीं लगा रहे हो तो यहाँ पाई भेजो अंदर। हाँ ठीक है। मतलब मैं सोचा कॉन्सेप्ट सिर्फ डायरेक्शन रिवर्स कर दूं तो काम हो जाएगा, उसमें भी पाई का चेंज करना पड़ेगा। x इक्वल टू 0 पे अगर कोई वेव आई है ये, और अगर ये a sin ओमेगा t है, x नहीं लिख रहा हूं यहाँ, हाँ। तो यहां से जो वेव जाएगी उसका इस पॉइंट पे फंक्शन होगा a रिफ्लेक्टेड sin ओमेगा t, a ट्रांसमिटेड सॉरी, और जो वापस आएगी उसका फंक्शन होगा a रिफ्लेक्टेड sin ओमेगा t। प्लस अरे ये t ये टर्म तो सेम ही आएगा, हाँ a रिफ्लेक्टेड में अपने आप नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पाई तक, बन ठीक है। जाएगा। ओके हाँ, ये हमने SHM की इक्वेशन लिखी है इस पॉइंट की। अब अगर हाँ, आगे मैं- वेव लिखनी है तो इसको x बाय C2 से रिप्लेस करो t को, t - x y c। हाँ सर, इसको आगे लिखना है तो प्लस x बाय C1 से रिप्लेस करो, और इसको माइनस x बाय C1 से। अब आया समझ में कुछ? तो ये नेगेटिव एम्पलीट्यूड की कैलकुलेशन में अपने आप आ जाएगा? अपने आप आ जाएगा, ठीक है। आ गया तो C2 negative आ माइनस जाएगा, C1 में हाँ नेगेटिव। C2 माइनस C1 में अपने आप आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अगला हो गया, हो गया सर। यस सर। चल है, हो गया सर। ठीक है। 11th, ये भी हो गया। 11th गया। ये क्या है? ये है ना रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं? नो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के यहाँ पे रेजोनेंस भी नहीं, सेंस रेजोनेंस था ना? नहीं, कैसे? रेजोनेंस नहीं है, सॉरी।
इम्पीडेंस है Z R स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर का अंडर रूट, और R क्या है, R प्लस R बल्ब। क्लियर, ये तो कांस्टेंट है। बदल हम किसको रहे हैं, ये ओमेगा बढ़ाएंगे Z गिरेगा। करंट ज्यादा है। इलेक्ट्रिक आई ज्यादा बढ़ती है। हाँ, तो ये रेजोनेंस का क्या सेंस रेजोनेंस था? का तो मीनिंग ही नहीं है ना, वो तो वैसे ही गलत है। वही रेजोनेंस गलत कभी नहीं दिया होगा, है। इंडक्टर ही नहीं है, वही हाँ ये तो वैसे ही गलत हो गया। ऑसिलेशन ब्राइटनेस से नहीं जरूर है हम वहाँ बता पे। सकते हैं कि बढ़ेगी क्योंकि बढ़ेगी इम्पीडेंस क्योंकि कम है। रेजिस्टेंस घट गया। बड़ी। रेजोनेंस हो गई नहीं इसमें, इंडक्टर नहीं है क्योंकि। हाँ वही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12। हो गया। चलो है। चलिए जैसे इनकोहेरेंट और कोहेरेंट में दोनों में एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनली होता है, एम्पलीट्यूड स्क्वायर की प्रोपोर्शन हमेशा ही रहता है ना। ये तो इंडिविजुअली वेव के लिए ये तो बिल्कुल सही है, सॉरी क्या लिख रहा हूँ, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड स्क्वायर, ये तो ऑलवेज ट्रू है। लेकिन जब दो वेव मर्ज हो रही हैं A1 और A2 की, तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आएगा उसमें फेजर यूज होगा। समझ गए? हाँ ठीक है। तो A नेट I1 प्लस I2 होगा इनकोहेरेंट के लिए, और अगर कोहेरेंट है तो ये 2 रूट I1 I2 cos phi भी आ जाएगा, अदरवाइज वो cos phi वाला फैक्टर नहीं आएगा। एवरेज बोला है तो cos phi 0 नहीं हो जाएगा, हाँ तो एवरेज बोला है तो cos phi 0 हो जाएगा। और इनकोहेरेंट में तो वैसे ही डायरेक्ट जुड़ जाते तो 1:1 नहीं हो जाएगा। नहीं, लेकिन पॉइंट तो फिक्स है ना, एक ही पॉइंट पे तो बोल रहे हैं, मिड पॉइंट ऑफ स्क्रीन, पॉइंट थोड़ी ना मूव कर रहे हैं। मतलब नहीं I इन्होंने और I हाँ को मिड पॉइंट पे करोगे तो 4i आएगा। ऐसे ये तो हर इंस्टेंट पे 4i है ना, तो एवरेज 4i का निकालोगे 4i ही तो आएगा। एवरेज किस चीज का है, वो तो जब कहते कि पूरी स्क्रीन पे एवरेज कितना है ऐसे, तो हम 2i निकाल देते, क्योंकि कहीं 4i है कहीं 0 है, एवरेज 2i है ठीक है ना। और इनकोहेरेंट में वो रूट 2 वो हो तो जाएगा। डायरेक्टली, इनकोहेरेंट में तो इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट डायरेक्ट जुड़ जाएगा, कोहेरेंट में डिपेंड करेगा फेज कितना है। फिर और एम्पलीट्यूड का फेजर अपन सिर्फ कोहेरेंट वाले में यूज करेंगे ना। एम्पलीट्यूड का फेजर, हाँ फेजर का मीनिंग ही उसी में है। हाँ, इनकोहेरेंट में तो अपना वो प्रोपोर्शनलिटी से कर लेंगे। बिल्कुल सही। चलो, अ मैन ऑफ मास 60 किलोग्राम स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म, ओमेगा स्क्वायर को जी के बराबर कर देंगे। ओमेगा स्क्वायर इक्वल ओमेगा 0 स्क्वायर बराबर। टी। बिल्कुल सही। अगला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ वेव। चलिए सर। ओके। अगला कौन सा है, 14 हो गया है ना। 15 अनपोलराइज्ड पोलराइज्ड। चल चलिए सर। यूनिट कोर्स को थीटा। सर जो 14th है ना उसमें ये मतलब बीच में क्या रखा है, ये फर्क पड़ता है ना। हाँ बिल्कुल फर्क पड़ता है, क्योंकि बीच में उसको टिल्ट कर देगा ना वो। ओके। बिल्कुल फर्क पड़ेगा, क्योंकि एक से कॉस बनेगा दूसरे से साइन बनेगा, अगर क्रॉस पोलराइड है तो अंतर आ गया, अगर वो नहीं होता तो पूरी लाइट ब्लॉक हो जाती। ये सब पूरा ब्लॉक। सर जो सबसे पहला वाला हम करते हैं अनपोलराइज्ड को पोलराइज्ड में, उसमें हम एवरेज ऑफ cos स्क्वायर थीटा 1/2 इसलिए आता है ना। हाँ हाँ, क्योंकि उसका cos थीटा वेरिएबल है, अगले वाले का cos थीटा कांस्टेंट है। अगला 16th वाला जो है सर, इसमें लिखा है 12 फ्रिंजेस, तो मैक्सिमम ही मानना था। आर ऑब्जर्व टू बी, वो 12 बीटा है, मतलब 12 बीटा है टोटल, 12 बीटा लेंथ है। अब बीटा की लेंथ बदल गई तो उसी लेंथ में। हाँ नहीं वो तो समझ गया था, मतलब n1 लैम्डा 1 इक्वल टू n2 लैम्डा 2 कर दिया था। हाँ, इसलिए फ्रिंजेस जैसे नॉर्मली लिखा होता है 12 फ्रिंजेस हैं, तो फिर मैक्सिमम फ्रिंजेस मानेंगे गैप टोटल। है, डिस्टेंस है, फ्रिंज मैक्सिमा नहीं है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया ना। समझ गए। फ्रिंजेस तो ये लेंथ, इस लेंथ को फ्रिंज बोलते हैं ये। अब चाहे तुम दो मैक्सिमा के इस लेंथ को फ्रिंज कहो या इस लेंथ को फ्रिंज कहो, एक ही बात है। ठीक है, चलो अगला SHM हो गया।
नहीं हुआ था। हाँ हो गया ये सर। नहीं हुआ। हो गया। हो गया था। It has initial velocity v naught, the average velocity of the object between t equal to 0 से t equal to average speed आएगी Total distance distance covered by time taken। 0 से t/3 में एंगल आएगा 2π/3 कवर अप करेगा। 2π/3 मतलब ये यहाँ से यहाँ, बिल्कुल सर। तो ये लेंथ π/3 हो गई, ये रूट 3/2। डिस्टेंस कवर कितना किया इसने? वेलोसिटी सर पूछी है, वेलोसिटी amplitude का वेलोसिटी पूछ लो, बोलेंगे ना हम तो डिस्प्लेसमेंट ले लो बाय टाइम, वेलोसिटी पूछ, डिस्प्लेसमेंट है a रूट 3/2, हाँ बाय टाइम कितना लगा? 3/3। t/3। ठीक है। हाँ सर जी अब सर। एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी है? v नॉट बाय ओमेगा। ओमेगा से डिवाइड हुआ। आ गया? समझ गया। हाँ ठीक है, ओके। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर। मतलब ऐसे सोचो कि ये कहां से कहां पहुंच जाएगा। चलो अब आ गए अपन इंडक्टर एलसी ऑक्सीलेशन, कुछ तो सर इसका आंसर 18 का आंसर मैच नहीं कर रहा था। नहीं आ रहा कर रहा कर रहा था। और LC oscillation has maximum potential 16 volt, maximum energy ये the value of capacitor and microfarad। ये तो दो इक्वेशन लगानी। सीरीज करी सर एक से ही हो जा रहा था। वही। LC oscillation has maximum potential difference ये है, maximum energy ये है, तो half C V max square is equal to U max। हाँ v की जगह 16 छाप इससे दिया C की होगा, वैल्यू मिल गई। 640। C ही तो पूछा है, यही तो पूछा है सर। बस हो गया खत्म। ठीक, इसमें क्या दिक्कत आई? चलो अगला आ जाओ। ऐसे सर चलो 19 का मैच नहीं कर रहा है का डेली आ रहा था। सर ये बता दीजिए। 0.1 block of mass 100 gram attached to the block is moved compressed by 10 centimeter and released with the spring of wall is। अरे बहुत ही फर्जी क्वेश्चन। डेली आ रहा है। यहाँ से ये 10 है, यहाँ से ये 5 है, हाँ, वो ये 10, ये 5, मतलब इस ग्राफ में इसने अगर हम साइन का ग्राफ बनाए तो ये पूरा है ऐसा, लेकिन यहाँ ये 5 और 5 ही कवर अप कर पाया। पीरियड जो बनेगा वो इतना और इतना बनेगा। हाँ बीच वाला पार्ट मिस हो जाएगा। 4π/3 कवर करें। 4π/3 पाई है, आज के बीच बिल्कुल π/6, π/6, हाँ बिल्कुल सर। 4π/3 कवर अप किया, मतलब 2t/3। तो ये अभी कंप्रेस्ड नहीं रखा हुआ है क्या? अरे अभी नेचुरल लेंथ में, इससे हम दबाएंगे इसको। नहीं सर कंप्रेस लिखा है। कंप्रेस रखा है, ऐसा फिर है क्या? छोड़ा है। नहीं, तो भी तब भी as फर्क shown, तब भी सेम ही था। की बात है ना। बाद भी लिखा as है shown, ब्लॉक इज मूव। as shown। अब इसके बाद बाद में कंप्रेस हो रहा है वो। हाँ टाइम पीरियड ऑफ मोशन पूछा है ना, वैसे भी वो तो एक ही वही है। हाँ वो सेम ही है। नहीं अलग नहीं अंतर आया, अलग आएगा। सर आगरा आ गया था। सर सर, टाइम पीरियड तो 10 उसने दबा के रखा तो वो तो नहीं मैक्स दबा- एक्सट्रीमा हो गया ना। नहीं अभी नहीं दबा के रखा, अभी नेचुरल लेंथ में, अब दबाएंगे 10, हाँ तो ये एक्सट्रीम हाँ। पोजीशन ये होगी वही तो किया था। वही तो। और दूसरी एक्सट्रीम ये होगी। हाँ तो यही है क्वेश्चन, और क्या? 2t/3 टाइम पीरियड आएगा इतना 2t/3। दिल्ली में। हाँ वही तो। डेली है। डेली आ रहा है। सर आपने इतनी जल्दी 2t/3 कैसे बोल दिया? वो निकाला तो था अभी 4π/3। 4π/3 कवर किया है ना। ग्राफ बनाकर। अच्छा ओके, ग्राफ से। 2πt के बराबर है, हाँ ठीक है, m/k 0.1/100। शायद पाई काट दिया होगा उनने √10 से, है ना? हाँ बिल्कुल। पाई और ये काट दिया होगा, तो कितना बना? 4/30। यस सर। 4/30 0.133 डेली। हाँ सर ऐसे ही बना था। डेली सर आप एक क्या बोल रहे थे कि अगर उसको कंप्रेस करके रखते पहले से तो फिर फर्क क्या? क्वेश्चन बदल जाता ना। हाँ फिर फर्क मीन क्या? पोजीशन, या अगर हमने कंप्रेस करके रखा होता तो मीन पोजीशन ये होती ना, फिर कि 10 कंप्रेस होता तो ये 10 होता, और यहां से छोड़ते तो ये फिर इतना ही ऑक्सीलेशन करता, इतना। अच्छा ठीक है। अच्छा क्योंकि पूरे ऑक्सीलेशन फिर ऐसे होते, सिर्फ इतना ही करता, फिर तो यहाँ से π/3 बन पाता ही, हाँ ठीक है। तो 1/4 आता है इसका आंसर। हाँ ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है क्वेश्चन।
ये अच्छा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन नहीं देने की चला। वजह ये ये थी कि हो कुछ गया। क्वेश्चन ऐसे आ जाएं कि जो नहीं पता। देखो ये नहीं पता मैं फट गया था। है ना, ये नहीं पता, लेकिन करने के इतना, अरे ठीक। बहुत छोटी छोटी चीजें कई बार मैटर कर जाती है। मैंने तुमसे कहा था ये I0/22 होता है, याद करो। हाँ ऐसा कुछ था। यस सर, हाँ निकाला था। हाँ, बोला तो सर आपने। ऐसा हाँ, तो मतलब बोला था। एब्रप्टली अच्छा खासा डिक्रीज हो जाएगा, अच्छा खासा बदल दिल्ली जाएगा, वाला, दिल्ली वाला 22.5 के दिल्ली। लगभग आ रहा है। है ना। आगरा में भी सर ये या फिर से फिर तो बोल दीजिए निकाल जो ही भी सकते बोलते हैं। निकाल सकते हैं ना। 3/3 ऐसा का था, पाई आ 3 रहा है। इंटू 2/π। क्योंकि ऐसा था, देखो अगर ये फेजर ऐसे 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 इस तरह है, इनमें गैप ये थीटा का है, तो इनका एवरेज बनेगा 2 sin θ/2। एवरेज कुछ ऐसा आएगा और अपॉन θ/2 और वैल्यू है ए, ये बनेगा। याद दिलाऊं? हाँ सर बता दीजिए। अगर याद हो तो इस रिंग का सेंटर ऑफ मास हाँ, सेंटर ऑफ मास से यहाँ से यही तो है। r sin θ/2/θ/2 होता है, और अगर ये याद टोटल नहीं। थीटा है हाँ सर, ये लिखवाया था। तो ये दोनों रिलेट कैसे हो सर? क्यों, इसमें हम इस हाइट का एवरेज ले रहे हैं, y हाँ। कोऑर्डिनेट का एवरेज ले रहे हैं, यहाँ इनका सबके कंपोनेंट का एवरेज ले रहे हैं, बात तो वही है ना, साइन ही इंटीग्रेट हो रहा है। है ना। तो ये बनता, तो इंटेंसिटी इसका स्क्वायर आता, ये बनता, ये आता, लेकिन ये पूछा नहीं जाएगा वैसे। फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा का मतलब बता दीजिए कोई आगे। फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, अरे ये है, ये प्राइमरी मैक्सिमा है, ये प्राइमरी मैक्सिमा है, ये अब बचकुंटे हैं, छोटे छोटे मैक्सिमा है, तो ये पहला वाला सेकेंडरी मैक्सिमा। ओके सर। सर वैसे 3π/2 जैसी अच्छी वो होती है, तो उसमें सीधा आप वो तो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो a/3 का ही वो बस अभी मैं बचेगा। एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर से, थोड़ी देर से एक्सप्लेन करूंगा इस चीज को। सर चलो, ये याद ही रखना है ना। नहीं अभी बता रहा हूँ, नहीं याद करना है इसको। हाँ, अगला ये हो गया। हो गया सर। चलो, सर्टेन प्लेस एंगल ऑफ डिप इज tan इनवर्स 4/5 डिक्लिनेशन, याद हो गया। सॉल्यूशन है इसका, है। हाँ। वैसे भी छोड़ दिया होगा पक्का ये सब। लंबा क्वेश्चन छोड़ दिया। बड़ा सा था। चलो अगला, कॉइल ऑफ एरिया, ये इसमें एंगल थीटा इज प्रोपोर्शनल टू टॉर्क, और टॉर्क किसके, NIAB, ये यूज होगा। M क्रॉस B, देखो याद दिलाता हूं, वो कौन सा था, मूविंग कॉइल गैल्वोमीटर। इसमें कॉइल पे 2 टॉर्क लगते थे, एक स्प्रिंग वाला टॉर्क लगता था C थीटा, एक M क्रॉस B टॉर्क लगता था, इक्विलिब्रियम में दोनों बराबर होते थे, और हम रेडियल फील्ड रखते थे तो इसको sin 90 बना लेते थे, तो ये आता था MB। मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, NIAB, ये C थीटा। तो अगर डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला देखें तो NAB/CI, और यही टर्म हमारा सेंसिटिविटी था, ये सेंसिटिविटी, गैल्वोमीटर कांस्टेंट जिसे कहते हैं। सेंसिटिविटी था ना। हाँ, यही है सेंसिटिविटी, इसका उल्टा गैल्वोमीटर कांस्टेंट। गैल्वोमीटर कांस्टेंट थीटा/y, हाँ ऐसे समझो ना, मैं ऐसे सोचता हूँ, सेम करंट पे अगर हाँ, थीटा थीटा ज्यादा कितना आएगा तो ज्यादा सेंसिटिव होगा, हाँ तो हाँ ये सर। टर्म बढ़ाने पे फॉर सेम करंट डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, इट विल बी मोर सेंसिटिव। हाँ सर। चलो अगला याद आ गया, ये कैरनॉट इंजन वाला। जी सर। ये अप्रोच समझ में आ गई कैसे करते हैं हमेशा कैरनॉट और इसको कन्वर्ट करने में। एरो जो सारे पलट दो। एरोस हाँ, कैरनॉट के एरो ऐसे और ऐसे हैं, बिल्कुल इसी के एरो पलट दो, तो यहाँ वर्क आएगा, Q इन यहां से आएगा, Q आउट यहां आएगा ऐसा, और यहाँ Q आउट ये था, Q इन ये था, और कैरनॉट में Q इन ज्यादा है, इसमें Q आउट ज्यादा है, ठीक।
तो ऐसे याद रखो इसको। स्टील वायर यंग्स मॉडुलस हो गया है। कोई दिक्कत तो नहीं, फॉर्मूला है सीधे सीधे। हाँ चलो ये वाली का सर 8 आ रहा था, n की इसका वैल्यू आंसर 8 है, 8 है, 8 है, मैंने यूनिट देखी नहीं, 8 है आंसर। ओके 8 है, कोई दिक्कत तो नहीं, एरिया ही निकालना है, बस एरिया हाँ डेल्टा यू तो वैसे ही 0 है, हाँ डेल्टा वर्क ही डेल्टा क्यू है। चलो अगला याद आया ये? फेका बनाना पड़ता है। नॉट बाय नॉट डी बाय एफ। और अगर वो वाला होता है इसमें तो यहाँ 1 Plus प्लस D डी by बाई एफ ही कर लेते। अगर डिस्टिंक्ट लीस्ट डिस्टेंट वो डी पे बन रही होती, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे बन रही होती तो हम ये करते। कुछ नहीं दिया है तो हम ये करेंगे, तो लिखा था वैसे भी दैट इनफिनिटी। नहीं दिया होता तो भी हम हमेशा इमेज इन्फिनिटी पे बनाएंगे। अगला क्वेश्चन बिल्कुल टप्पा। जी सर। लग रहा था लगाते थे। हाँ सर ये अगला क्वेश्चन इसमें वो आई डायरेक्ट 8 होगा ना, 8 होगा, 8 आ रहा था, 8 है आंसर, फाइनल आंसर गलत लिखा है। वो 20 मैंने लिख दिया था, हाँ वो पता नहीं क्यों 20 लिखा है, पता नहीं सर, इन सीधा दोनों सम का कर सम देते 8 दोनों। 8 आया था। ठीक है। एक बार 30 वाला लिखने एक्सप्लेन की कर वजह दिया, क्या थी पता नहीं, 20 क्यों लिखा। चलो अल्फा डिके ये हो गया। ये वाला सर इसमें तो इसमें वही करना है, काइनेटिक एनर्जी को इनवर्स रेशियो में बांटने हाँ, से। बिल्कुल वही ई किया प्लस था अल्फा बस। बना, इसके पास 48 आई, इसके पास 2 आई, तो हाँ। इसका मास m है तो इसका 24 m है, हाँ। इसका 25 m है, लेकिन इसका m 4 mu amu है, तो इसका m 100 amu है। सर तो अच्छा ठीक है। धोखा हो गया। डॉट 20 n की वैल्यू पूछी थी, n की वैल्यू आ गई 5। ठीक है। अब इसमें ये मत कहना कि इसका आंसर 25 m से हल्का सा बड़ा होगा, वो तो अपन रेशियो में इग्नोर मार देंगे। वैसे ये इंटीजर बोलो कि कुछ मास तो एनर्जी में लॉस हो रहा है, वो तो नेग्लेक्ट कर देते हैं अपन तो रेशियो की पूछा है। कैलकुलेशन, है ना। जी सर। है इसमें सॉल्यूशन है। सुनो, अब मैं दूसरे कंप्यूटर से ज्वाइन कर रहा हूँ, मेरा पेन खो गया है तो मुझे कुछ चीजें बतानी है ना। रिकॉर्डिंग चालू कर दे। हाँ सर। तो मेरे ख्याल से तुम लोगों को रिज्वाइन करने की जरूरत नहीं होगी, नो सर। हाँ आप कर लीजिए, मैं लीव कर देता हूँ बस। हाँ रिकॉर्डिंग बंद करके दूसरी बना दी एक साथ में 2 जगह